तो हम लोग आज बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो कुछ इसके बारे में इससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ लिया है? क्लाइमेट अभी नहीं पढ़ा आपने? सॉइल? अच्छा, सॉइल भी नहीं पढ़ा आप लोग। ठीक है, चलिए एनीवेज, कोशिश करी जाएगी कि आपको ये टॉपिक दिया है तो इसको हम लोग कंप्लीट करें। ये पूरा कंप्लीट तो आज नहीं होगा, इसके दो पार्ट है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट विल कवर दी कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ये दिस इज इंग्लिश मीडियम, राइट? ओके फाइन। दिस इज बाइलिंगुअल, ये बाइलिंगुअल है। मुझको बताया गया ये इंग्लिश मीडियम है, ये वाला पूरा। हाँ, हिंदी मीडियम वाले आ गए इसमें। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ गए तो हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। हम लोग फैक्ट्स को देखेंगे। देखिए, फैक्ट्स हमेशा बोरिंग होते हैं, है ना? कोशिश करेंगे इसको भी इंटरेस्टिंग बनाएं। कॉन्सेप्ट हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट हमेशा आते हैं, है ना? यूपीएससी में अगर कुछ आता है तो कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले हमारा फोकस होगा क्या? पहले फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे, और इसके बाद हमारा फोकस होगा फैक्ट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले ये चैप्टर किसी ने पढ़ा है नेचुरल वेजिटेशन का? नहीं पढ़ा है कभी भी? नहीं पढ़ा है कभी भी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप एक चीज बताइए, आप अपने घर में पेड़ पौधे उगाते हैं, है ना? आपका एक घर है, आपका बगीचा है, आपने वहां पर पेड़ पौधे उगाए। जो आपने वो आम का पेड़ उगाया या नीम का पेड़ उगाया, वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपने कुछ प्रोसेस के द्वारा उसको क्या करा है? आपने उसको उगाया है, राइट? इसका मतलब ये है कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझ लेनी है कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मानव हस्तक्षेप जिसमें नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपने आप निकल जाए, आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल है, अपने आप हो रहा है। भाई, पेड़ पौधे हमसे पहले से हैं, है ना? राइट, तो हम उन पेड़ पौधों के बारे में बात करें जो अपने आप उग जाते हैं, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्या लखीमपुर के जंगल में जाते हैं आप जब, राइट, तो वहां पर क्या आप पेड़ उगाते हैं या अपने आप वहां पर सारे जो ट्रीज है दे ग्रो बाय देमसेल्फ, दे गो बाय देमसेल्फ, राइट? तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन है। वेस्टर्न घाट आप चले जाते हैं तो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में जाके तो वहां पर कोई बगीचा थोड़ी ना बना रहे हो, राइट? वो अपने आप वहां पर नेचुरल सारे पेड़ उग जा रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग ऐसे ऐसे वेजिटेशन को देखेंगे, ऐसे वनस्पति को देखेंगे जो अपने आप निकल जाते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ना? अच्छा ये बताओ मुझे कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब मतलब हिंदी वाले लिख लो, आप लोग हिंदी वाले लिख लें कि प्राकृतिक वनस्पति का महत्व। प्राकृतिक वनस्पति का महत्व सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए आप। क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? नेचुरल वेजिटेशन से इंपैक्ट होती है। ओके, हाँ, हमको हर्ब्स मिलती हैं, ठीक है। बड़ा तेज बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही है, मैं शायद कम। हाँ, जैव विविधता होती है। अच्छा, और कोई? सोचो यार, है ना? सोचना जरूरी है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको मैंने बार बार बोला है कि आपको अपने दिमाग, पेड़ पौधों से क्या फायदा है यार? सिंपल सी बात बताओ मुझे। आप देखो सोचने लगे। हाँ, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प होता है। अच्छा, हाँ, अभी किसने क्या बोला? ऑक्सीजन किसने बोला? सिंपल सी चीज है यार, है ना? पहले तो हमको ये बहुत सारी जो गैसेस है ना, बहुत सारी जो गैसेस हैं उनका बैलेंस करने में हेल्प करती है।
बताइए मुझे आप, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करती है कि नहीं करती है, हमको ऑक्सीजन देती है कि नहीं देती है, राइट। तो ये बहुत सारी जो नेसेसरी गैसेज हैं लाइफ के लिए, एसेंशियल गैसेज जो है, उनको बैलेंस आउट करती है। समझ में आ रहा है आपका, एक संतुलन बना के रखती है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहां पर कि इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे कर लो, लिविंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हिंदी में लिख लो, यह पार्थिव जीवों के लिए आवश्यक है, यह पार्थिव जीवों के लिए आवश्यक है ना। क्यों, ब्रैकेट में लिख लो, इट गिव्स ऑक्सीजन, है ना, यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो ब्रैकेट में लिख लो, इट गिव्स ऑक्सीजन, इट गिव्स ऑक्सीजन। क्लियर है बात। इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए, इट एफेक्ट्स, इट एफेक्ट्स, ए वाला, इट एफेक्ट्स दी soil development, it affects the soil development over a specific period। यह मृदा के विकास को प्रभावित करती है, यह मृदा के विकास को प्रभावित करती है, यह मृदा के विकास को प्रभावित करती है। इट इज एसेंशियल फॉर फूड, इट इज essential for food and habitat for wildlife, it is essential for food and habitat for wildlife। वन्य जीव के लिए भोजन एवं आवास प्रदान करती है, वन्य जीव के लिए भोजन एवं आवास प्रदान करती है। तो मुख्यतः देखेंगे अगर तो तीन ये बेसिक चीज है जो आपका सिग्निफिकेंस है नेचुरल वेजिटेशन की, है ना। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद जो बात करेंगे, ये बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को आपका इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, तो वी विल राइट फैक्टर्स, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी नेचुरल वेजिटेशन। हिंदी में लिखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले ठीक है। अच्छा बताइए, आप लोग की क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो गई, चल रही थी जो क्लाइमेटोलॉजी, अच्छा, प्रेशर बेल्ट, इंसोलेशन, टेम्परेचर, हीट बजट, हीट बजट नहीं हुआ, चला नहीं, ठीक है। आई स्पीक टू, मैं बात कर लूंगा मैनेजमेंट से। देखिए एक चीज बताएं, थोड़ा सा ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी पहले होनी चाहिए, है ना, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी होनी चाहिए, तब आपको चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आती है। तो मैं एक बार बात कर लूंगा, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे बताइए, अच्छा, प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि कहीं पर आपको डेजर्ट मिल रहा है ना, कहीं पर आपको श्रब्स मिल रहे हैं, मतलब कि कांटेदार, है ना, कहीं पर आपको घने वन मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, एवरग्रीन, जिसको हम सदाबहार वन बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहीं पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिल रहा है आपको, है ना, वो और घने हैं। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको, कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से, एक एक करके हाथ रेस करिए, एक एक करके आएगा। हाँ बताइए। क्लाइमेट और सॉइल, चलो हम लोग लिख लेते हैं एक जगह पे, फिर विल डिस्कस क्लाइमेट और सॉइल। क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से,
व्हाट इज क्लाइमेट? नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्लाइमेट क्या होता है, बताइए तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या? डेली? हाँ, ये टेम्परेचर से डील नहीं करता है। हाँ, क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर है, तो हम लोग टेम्परेचर लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, हाँ, सारी चीजों से अब आए, है ना। तो यहाँ पर बहुत कुछ है ना, क्लाइमेट बहुत बड़ा वर्ड है। चलो क्लाइमेट पे आ गया, और कोई हाथ रेस करना। हाँ, अफेक्ट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करती है? किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करती है? हम्म, अच्छा चलो और कोई। हाँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये कहना चाह रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम सी या हाइट फ्रॉम सी? बोथ। हमने हेल्प कर दिया, हाँ, हमने हेल्प कर दी ऑल्टीट्यूड बोल के। ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी। हाँ, लैटिट्यूड किसने बोला? लैटिट्यूड। अच्छा, वो टेम्परेचर वाला सब याद आ रहा तुम लोग, है ना। अच्छा ठीक है। और कोई आप बोल रहे थे पीछे कुछ? रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वेरी गुड। वो क्लाइमेट में है बेसिकली, लेकिन ठीक है चलिए। रेनफॉल प्लस ह्यूमिडिटी, और कुछ? यही सब है। हाँ, डिफॉरेस्टेशन, इज इट अच्छा, चलिए, एनीवेज, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, इसमें ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। क्या हिंदी मीडियम में कुछ नहीं बोलोगे क्या? हाँ, हाँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, तुम लोग जो बताओगे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि, नेचर ऑफ द लैंड, भूमि का स्वभाव, है ना। यही कहना चाह रहे हो ना कि कुछ और? हमने हेल्प तो नहीं करी। नेचर ऑफ लैंड, भूमि का स्वभाव, और कुछ हो गया? कुछ कुछ नहीं दिमाग में, यही काफी है। अच्छा चलिए, हम लोग सबसे पहले इनमें से कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे? सबसे पहले लिखिए फर्स्ट, ठीक है, लैटिट्यूड, अक्षांश। अच्छा, अक्षांश मालूम है सबको क्या होता है? व्हाट आर लैटिट्यूड? सबको मालूम है? किसको मालूम है लैटिट्यूड? हाथ रेस करे कि अक्षांश से अभी कैसे मालूम है? वो हाथ रेस नहीं कर रहा है। हाथ रेस करो यार तुम लोग। हाँ, पैरेलल, क्या पैरेलल? इक्वेटर के पैरेलल लाइन। इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, लैटिट्यूड तो पढ़ा होगा ना। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि लैटिट्यूड क्या है, आप लोग मुझे बता रहे हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना है ना, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट याद रख लिया तो आपको फैक्ट्स तो याद हो जाएंगे। मुझे अक्षांशीय रेखा बता रहे हैं, मैं आपसे अक्षांश पूछ रहा हूँ। अब बात क्लियर है? मैं आपसे लैटिट्यूड पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू लैटिट्यूडनल लाइंस। अब मुझे बताइए लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश क्या है? अब बताइए। हाँ,
तुम यार बता दो, तुम चुप रहो, औरों को जरा दिमाग लगाने दो। तुम लाइंस बता रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट लाइंस। हाँ हाँ, एंगुलर डिस्टेंस, हाँ एंगुलर डिस्टेंस अर्थ से, अर्थ के सेंटर से कहाँ, कहाँ का, सरफेस के पॉइंट पे। अच्छा, लैटिट्यूड वाला चैप्टर है ना आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा देखिए, अब लैटिट्यूड थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर। हमारा अर्थ है, इसको 3D मान लो, 3D है ना, गोल मान लो, गोल अर्थ है हमारा। और इस गोल अर्थ में सेंटर में इसका कोर होगा एक, है ना, इसका कोर होगा एक यहाँ से ऐसे, राइट, इतना मान सकते हो ना, दिस इज कोर। दूसरी चीज, हमारा अर्थ जो है ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट, है ना, एक गोले की तरह है, ऊपर से ऑबलेट है, दैट इज जियोइड शेप वाला चीज है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। इसमें एक आप क्या कर सकते हो, इसका नॉर्थ पोल एक आपका है ना, नॉर्दर्न पोल है, सबसे नॉर्थ पॉइंट, इसका सबसे सदर्न पॉइंट है। इससे अगर आप एक क्या करो, लाइन खींचो, इमेजिनरी लाइन, और उस लाइन को, उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन बना दो, उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो आपको मिल जाता है क्या, आपको मिल जाता है इक्वेटर। क्या मिलता है? इक्वेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य रेखा मिल जाती है हमको एक, ठीक, ये क्या मिल गई हमको, भूमि के मध्य एक रेखा मिल गई, हमने क्या बोल दिया, भूमध्य रेखा बोल दिया, हमने बोल दिया भूमध्य रेखा। तेरे यहाँ के बात समझ में आ नहीं सकती, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या है, एक प्लेन मिल गया ऑफ क्या, एक हमें आधार मिल गया, इक्वेटर हमें क्या मिल गया, एक आधार मिल गया, ठीक है। अब कोर के सेंटर से देखो, ऐसे समझो, ये हमारा, ऐसे मानो ये पूरा हमारा क्या है, अर्थ है गोल, है ना, अर्थ गोल है, और इसके बीच में एक यहां पर कोर है, राइट, और ये ऐसे कोर है इसके बीच में, ठीक है ना, और कोर पे इस तरीके से एक आपका क्या मिल गया, आपको बेस मिल गया, आधार मिल गया, जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस आधार से, इस आधार से अगर आप सपोज यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप क्या है, खड़े हुए हैं, ठीक है, या आप यहां पर खड़े हैं, या आप इधर खड़े हैं, राइट, तो इस आधार से अगर मैं यहां पर इस जगह पे जो सरफेस देख लो, सरफेस, इसको अगर मैं देखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक एंगुलर डिस्टेंस मिलेगा, एक कोणीय दूरी मिल जाएगी हमको, यहाँ पर एक एंगुलर डिस्टेंस, ये देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज एंगुलर डिस्टेंस। ये आप यहां से ऐसे देखिए, ये भी डिस्टेंस है, और अगर इसको यहां से नापोगे तो भी एंगुलर डिस्टेंस मिलेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर भी इसको देखोगे इक्वेटर से अगर, तो तुम्हारा एंगल कितना है, 30 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री है सपोज, ठीक है। तो बेसिकली इट इज व्हाट, बेसिकली लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो ये यहां पर खड़ा हुआ है बंदा, ये किसी अक्षांश पे खड़ा हुआ है। अगर मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग किसी लैटिट्यूड पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू अप टू दी सरफेस, सतह तक, ठीक है। तो जो हमारा कोणीय दूरी है, कहां से, पृथ्वी के केंद्र से लेके सतह तक, इसको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। अब इमेजिन करो कि यहां पर ये बंदा खड़ा हुआ है, ये हमने पृथ्वी के अंदर है, हम पृथ्वी के अंदर से हमने ये नापा, और हमको ये सतह पे यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, हमने इसका एंगल देखा, तो देखा एंगल कितना बन रहा है इक्वेटर से, 30 डिग्री बन रहा है। एंगल इक्वेटर से कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कभी सोचा कि ये पैरेलल्स क्यों है हमेशा इक्वेटर के, पैरेलल हमेशा इक्वेटर के इसलिए है क्योंकि इक्वेटर क्या है, आपका बेस, और यहां पर अगर तुम 1 डिग्री भी बनाओगे, 1 डिग्री भी बनाओगे, तो चीजें हमेशा पैरेलल रहेंगी। कैसे बताता हूं, ये 30 डिग्री है आपका, राइट। अब इस 30 डिग्री से, कोर से, पृथ्वी के सेंटर से, समझ रहे हो, सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, सेंटर से इफ यू मेजर, आप क्या करें, आप इसको अगर रोटेट करेंगे, इस पेन को रोटेट करेंगे, है ना, इस पेन को रोटेट करेंगे इसी 30 डिग्री को मेंटेन करते हुए, इस पेन को अगर आप रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, इस पेन को रोटेट करेंगे तो इस तरीके से यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, राइट, विच विल बी पैरेलल टू द इक्वेटर। और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे क्या, लैटिट्यूडनल लाइन, और ये लैटिट्यूडनल लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसको, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को। आप कहीं पर भी इस लाइन पे खड़े हो जाए, आपको एंगल क्या मिलेगा इक्वेटर से, आपको एंगल इक्वेटर से हमेशा 30 डिग्री मिलेगा। तो लैटिट्यूड्स अलग है, लैटिट्यूडनल लाइंस अलग है। लाइन क्या होता है, जो सभी लैटिट्यूड्स को, इक्वल लैटिट्यूड्स को जोड़ देती है, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन।
जो हमारा अक्षांश है वो अलग है, अक्षांशीय रेखा अलग है। अक्षांशीय रेखा क्या है? जो आपके इस तरीके से आपके सभी 30 डिग्री वाले पॉइंट्स को क्या करे, जोड़ रही है, वो हमारी अक्षांशीय रेखा है। जो आपका पूरा क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, बोर्ड के अंदर चला जा रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। तो ये जो आपका ऐसे बन रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 30 डिग्री। समझ में आया आपका? तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस है, ये लैटिट्यूडनल लाइंस है। और लैटिट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, हमेशा याद रखें, लैटिट्यूड हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। लैटिट्यूडनल लाइंस एक पर्टिकुलर 30 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन 30 डिग्री लैटिट्यूड वाली जगहों को जोड़ेगी, है ना। एंड इट विल बी ऑलवेज व्हाट, पैरेलल, हमेशा पैरेलल। ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, आपका ये जब अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम्स देते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है कि हमारे अर्थ में कितने लैटिट्यूड्स है, कितने क्या है, अक्षांश है, ये पूछा जाता है कई बार, है ना। और ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने लैटिट्यूड हमारे होंगे, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 90 है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें 90 लैटिट्यूड्स मिल गए, और नीचे देखेंगे तो हमें नीचे 90 लैटिट्यूड्स मिल गए, और प्लस हमारा 0 डिग्री वाला एक लैटिट्यूड है, प्लस हमारा 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है। तो हम बोल देते हैं कितने हैं लैटिट्यूड्स हमारे, 180। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है। तो लैटिट्यूडनल लाइंस जो है ना, याद रखिएगा कितना है, 170, क्या है बताओ, 170। अच्छा, तो इसी से तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए था, अगर तुम लोग को मालूम है कि 179 लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, तो इसी तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए था कि कौन से दो लैटिट्यूड हम कंसीडर नहीं करते इसमें, लाइंस में, ये नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये क्या है, सर पे पॉइंट है ना, सर पे पॉइंट है कि नहीं है, और नीचे भी पॉइंट है ना, तो बिंदु है ये, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा में कंसीडर नहीं करते। क्या, ये तो बेसिक चीज मैंने आपको बताई लैटिट्यूड के बारे में। हम लोग बाद में लैटिट्यूड वाला चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा लैटिट्यूड के सारे खेल क्या है। ठीक है। अच्छा, अब बताइए मुझे लैटिट्यूड कैसे प्रभावित करता है। तो सामान्यतः हम एक चीज जानते हैं, क्या, कि लैटिट्यूड्स में आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में हमने क्या कर रखा है, मोटा मोटा हमारे अर्थ को हम लोग ने बांट रखा है ना, किसमें, अलग अलग जोन्स में बांट रखा है, अलग अलग जोन्स में बांट रखा है लैटिट्यूड के आधार पर। जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। इस जोन को हम बोलते हैं क्या, इस जोन को बोलते हैं हम, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, टॉरिड जोन। ठीक है। या इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। अभी आप लोग को यहां पर भी आपको कुछ चीज बताऊंगा, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उष्ण कटिबंध। ठीक है। ये हीट सरप्लस जोन है। ये क्या है, ऊष्मा अधिशेष क्षेत्र है, हीट सरप्लस जोन है। ये जो है ऊष्मा अधिशेष क्षेत्र, ऊष्मा अधिशेष क्षेत्र है। ठीक है। यहां पर मतलब सन जो है इस जोन में हमेशा आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। यहीं पर सन का जो पोजिशनिंग है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है। एक्चुअली सन तो ऊपर नीचे नहीं करता है, हम लोग भले ही बोल देते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, है ना, साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, हम लोग बोल देते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, बल्कि होता नहीं है ऐसा, पूरी अपनी जगह पे स्थित है, हमारे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है। तो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एक यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री से लेके इधर 66.5 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेट जोन। ये सब आप लोग को मालूम है, बस मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी आगे कुछ और करने वाले। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है। और फिर आप बोलते हैं ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर जोन या फ्रिजिड जोन। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, तो हम ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र।
और ये हीट डेफिसिट जोन है, यहां पर आपको ऊष्मा की कमी रहती है ना, ये हीट डेफिसिट जोन है, यहां आपको ऊष्मा की कमी रहती है। तो एक ऊष्मा अधिशेष है, तो एक में ऊष्मा का घाटा हो रहा है, मतलब कि कमी कम है, ऊष्मा यहाँ पर कम है। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा है, और ये आप जो आपने पढ़ा, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा है ना, या 11th क्लास में भी पढ़ा, बहुत सारे आपको टीचर ने भी पढ़ाया। ठीक है, अब हम लोग जो लैटिट्यूड्स के बेल्ट्स है ना, टेम्परेचर बेल्ट्स जो उनको बोलते हैं, उनको बहुत कायदे से समझेंगे, क्योंकि अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप वेजिटेशन को आगे जो मैं लिखवाऊंगा वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जो है आप असली जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लिए आपको जानना चाहिए जो, वो मैं बता रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम ही है जो तुम लोग करा है। ठीक है, ये जो एक्चुअली है, ये एक जोग्राफर्स थे, सुपन ने दिया था, सुपन ने इसके बारे में बात करी थी। सुपन जो है वो ग्रीक फिलोसफर है ना, वो ईसा मसीह के पहले से कहानी चलती आ रही है, उन्होंने तब ये बात कही थी, है ना, ग्रीक फिलोसफर है, तो हम लोग आज तक वही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी बदल चुकी है। अब देखो 6th क्लास में क्या होता है ना, 6th क्लास में आपको उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपको समझ में आए ना। वो बात अलग है कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज करते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग को पढ़ना, 6th क्लास का सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी चीजें इंपॉर्टेंट निकल आती है ना। अब देखिए हम लोग असली टेम्परेचर बेल्ट को समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करते हैं, कहां पे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अर्थ में एक चीज याद रखिएगा कि इस तरीके से हमको बेल्ट बना लेनी है। यह है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, ये मेरे साथ बनाते रहिएगा। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये आपको दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ऊपर आ रहा हूं। अच्छा बोल दिया करो यार, नहीं दिखता है तो, है ना। मेरी थोड़ी आदत डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा होगी इधर पढ़ाने के लिए, मुझे आइडिया नहीं मिल पाता है कैमरा और उसकी सेटिंग का। तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर बेल्ट देखते हैं, जो मॉडर्न टेम्परेचर बेल्ट है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो एक्चुअल टेम्परेचर बेल्ट है। ठीक है, और जो आपको वेजिटेशन में आपकी क्लैरिटी को बहुत सिंपल कर देगा। तो 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल बेल्ट, विषुवत विश्वत रेखीय पेटी, विश्वत रेखीय पेटी, है ना। इसके बाद अब यहां से यहां तक, ठीक है, करते रहे, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पेटी। ठीक है, उसके बाद 30 से लेके 45 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट बेल्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण या गर्म शीतोष्ण। देखो शीतोष्ण क्या है, ये टेम्परेट का असली नाम नहीं होता है, लेकिन हम लोग को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में यही मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 60 डिग्री नॉर्थ तक, 60 डिग्री साउथ तक, यहां आपका है कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट बेल्ट। ठीक है, यह है आपका ठंडा, ठंडी शीतोष्ण
पेटी, ठीक है। इसके बाद 75 डिग्री नॉर्थ तक, इधर 75 डिग्री साउथ, ये आपका बेल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टुंड्रा बेल्ट, हम बोलते हैं टुंड्रा पेटी, ठीक है। और आखिरी में बेटा यहां पर इसको हम बोलते हैं पोलर, पोलर रीजन, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये जो आपका है, ये है हमारा क्या, ये है दीज आर टेम्परेचर बेल्ट्स, दीज आर टेम्परेचर बेल्ट्स, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बेल्ट है, सबको दिख रहा है, जिसको ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है वो ऊपर वाले के हिसाब से लिख ले। इसको बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय पेटी, इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण या गर्म शीतोष्ण पेटी, इसको हम बोलते हैं ठंडी शीतोष्ण पेटी, फिर आता है आपका टुंड्रा पेटी, और फिर आता है ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ आता है ध्रुवीय क्षेत्र। इसको देख के हम लोग क्या एक क्लियरली अंदाजा नहीं लगा सकते कि हर यहाँ पर रीजन में आपको अलग अलग किस्म की वनस्पति मिलेगी, मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ पर हमको अलग अलग किस्म की वनस्पति मिलेगी, है ना। एक एक रीजन ऐसा आ जाएगा, एक क्षेत्र ऐसा आ जाएगा जहां पर हमको वनस्पति नहीं मिलेगी, है ना। एक ऐसा क्षेत्र आ जाएगा जहां पर हमको वनस्पति नहीं मिलेगी, ऐसे क्षेत्र को, है ना। इसको मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि फिर बाद में मिस हो जाएगा। नोट करके लिख लो, ट्री लाइन, ट्री लाइन, ठीक है, वृक्ष रेखा, ट्री लाइन वृक्ष रेखा। सुना है शब्द, नहीं सुना है, सही में नहीं सुना है, मतलब एनसीईआरटी आपने सही से नहीं पढ़ी सीरियसली। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो स्नो लाइन और ट्री लाइन, ये दो लाइन सुनी होती। दो लाइन सुना है, हिम रेखा, यस सर, किसने बोला यस, हाँ बताओ, हाँ, जहां से बर्फ जमने लगता है, जहां एज अ माउंटेन वहां पर बर्फ जमने लगता है। अच्छा, और कोई और बेहतर कोई बात बता सके इसको क्लियर, हाँ हाँ, अब सही है, ठीक है। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आपको हमेशा बर्फ नजर आती है ना, हमेशा बर्फ नजर आती है। सपोज यहां पर रहते हैं, ये है आपका से ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश है, आप ऋषिकेश से ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र आ जाएगा हिमालय का, एक ऐसा क्षेत्र आ जाएगा, एक ऐसी हाइट आ जाएगी अब जिसके ऊपर आपको हर जगह क्या मिलेगी, स्नो मिलेगी। वहां टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि हर जगह जो भी आपकी चट्टाने हैं वो पूरी की पूरी क्या होंगी, बर्फ से ढकी होंगी। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जहां से जिसके ऊपर तो हमेशा क्या मिले, बर्फ मिले, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं स्नो लाइन, उस रेखा को हम बोलते हैं हिम रेखा, जिसके ऊपर सदैव बर्फ मिलती है ना। तो हिम रेखा क्या है, हिम रेखा वह रेखा है जिसके ऊपर सदैव बर्फ मिलती है, ठीक है। तो स्नो लाइन इज अ लाइन above which there is a permafrost region, there is a permafrost region, permafrost मतलब परमानेंटली फ्रॉस्ट, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग कि हिम रेखा क्या है, वह रेखा जिसके ऊपर, वह रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, वह रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। स्नो लाइन में लिख लो, इट इज अ लाइन above which there is a permafrost region, above which there is a permafrost region। परमाफ्रॉस्ट रीजन वो रीजन होता है जहां पर परमानेंटली आपको क्या होता है, बर्फ, ठीक है।
देखिए ये सब चीजें जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी में पहले होती है, इसीलिए होना चाहिए मुझे लगता है फिजिकल ज्योग्राफी पहले। अच्छा इसके बाद आपका ट्री लाइन क्या हो गई, जिसके ऊपर हमेशा ट्री रहे, नहीं जिसके ऊपर ट्री मिलना बंद हो जाए, ऐसी रेखा है ना, ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर ट्री मिलना बंद हो जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए वृक्ष रेखा के बारे में, ट्री लाइन के बारे में, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, it is a line beyond which, it is a line beyond which the growth of trees stops, the growth of trees stops, it is a line beyond which the growth of the tree stops। वृक्ष रेखा में देख लो, यह ऐसी रेखा है, हिंदी वाले, यह ऐसी रेखा है जिसके पश्चात वृक्षों की वृद्धि नहीं होती, वृक्षों की वृक्ष नहीं मिलते, ऐसे जिसके आगे वृक्ष नहीं पाए जाते, ऐसी रेखा जिसके आगे वृक्ष नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये क्या है आपका ट्री लाइन, ट्री लाइन। अच्छा ट्री लाइन में भी दो चीजें मैटर कर जाती हैं, है ना, क्योंकि हम लोग वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझना पड़ेगा कि जो वृक्ष रेखा है इसमें भी आपको दो चीजें मैटर कर जाती है। देखो एक चीज तो यार मैटर क्या करेगी, ऑल्टीट्यूड, एक ऊंचाई के बाद आपको पेड़ मिलना बंद हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पेड़ है, इतना वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इतनी ठंड है कि वहां पर वृक्ष का होना असंभव है ना, इसलिए आपको वहां पर कोई पेड़ नहीं मिलते, isn't it? एक ऊंचाई ऐसी आ जाती है जिसके बाद तो वृक्ष नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर बहुत कम है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांशों के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, आप जानते हैं कि पोलर रीजन्स वो रीजन्स हैं जहां पर तो कोई भी वृक्ष नहीं मिलेंगे। मुझे बताओ अंटार्कटिका में तुमने देखा क्या वृक्ष, है ना, नहीं देखा, राइट। या आप साइबेरिया का जो टॉप रीजन्स है वहां पर भी आपको वृक्ष नहीं मिले, मिले क्या वृक्ष? अच्छा वहां वृक्ष नहीं मिले लेकिन वहां कोयला मिलता है, कभी सोचा? हाँ पहले गर्म था, ये वाला रीजन गर्म था, पूरा गर्म था। अच्छा वो तुम उत्पत्ति वाली बात कर रहे हो कि पूरा गर्म था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, हाँ तब तो कोई प्लांट्स ही नहीं थे उस वक्त। हाँ हाँ किसी ने बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है, हाँ हमारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, वही है यार इसका, ये वाला जो पार्ट है ना ये कभी यहाँ हुआ करता था, इंडिया कभी कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका के पास, इंडिया भी ठंडा था। तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तुम लोग पढ़ोगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर की, तो तुम लोग ये सब समझोगे, ठीक है। तो तब यही वाला जो है कहानी, यही वाली कहानी हम लोग देखेंगे कि कोयला क्यों वहां पर मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कोयले में पेट्रोलियम में, ऐसी बात कर रहे हैं लोग, कोयले और पेट्रोलियम में फर्क क्या है, कहां पर मिलता है कोयला पेट्रोलियम? हाँ हाँ असम में पेट्रोल मिलता है, असम में मिलता है ना, दिग्बोई नाम सुना है? अच्छा क्यों मिल रहा है? नहीं आप सही हो, आप सही हो, है ना। याद रखिएगा अभी मैं बता रहा हूँ दिग्बोई वाला, रखिएगा हमेशा, बेसिक चीजें जो आपको थोड़ा मालूम होती है। पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोल क्रूड ऑयल, ये पेट्रोलियम और गैस हमेशा आपको समुद्री निक्षेप के नीचे मिलेगा। मतलब कि जो मरीन डिपॉजिट्स है ना, जब आपके पेड़ जो घने पेड़ होते हैं वो किसी कारणवश अगर नीचे चले जाए, नीचे धस जाए और उसमें समुद्र का पानी आ जाए और समुद्र के अवसाद आ जाए, उनको दबा दे, तो आपका पेट्रोलियम बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी अगर नदियों के पानी के नीचे, नदियों से जो सेडिमेंट्स आते हैं, अवसाद आते हैं, उसके नीचे कोई भाग धस जाए और उसके ऊपर नदी का अवसाद इकट्ठा हो जाए टेरेस्ट्रियल लैंड पे, तो वहां पर कोल मिलता है। प्रश्न ये है कि सर चलिए झारखंड में मिल रहा है हमको कोयला, समझ में आ रहा है, दिग्बोई में क्यों मिल रहा है, वो तो टेरेस्ट्रियल नहीं है, वहां तो कोई समुद्र नहीं है। लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि भारत का बहुत सारा भाग है जो कि समुद्र के नीचे था, और वो वाला अपलिफ्टमेंट की वजह से ऊपर आ गया, तो असम भी उसमें से एक है, ठीक है ना, असम भी उसमें से एक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे वहां पर क्यों पेट्रोल मिलते हैं। खैर
अब मुझे बताइए, क्या आप पोल्स में आपको ट्री लाइन, मतलब पोल्स में आपको पेड़ मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा वृक्ष यहाँ पर कहाँ मिलेंगे बताइए? हाँ, ट्रॉपिकल बेल्ट पे कि इक्वेटोरियल बेल्ट पे? ट्रॉपिकल बेल्ट पे, इक्वेटोरियल बेल्ट पे नहीं। हाँ। हाँ, वो क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि वो हमने पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, यही पढ़ा है ना, वही से दिमाग लगाया वो क्या। अच्छा, कौन कौन वही से दिमाग लगा के बोल रहा है ट्रॉपिकल? अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी यहाँ पर? हाँ, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी आपका? तो इक्वेटोरियल में अगर सबसे ज्यादा वर्षा होगी और यहाँ पर ठीक ठाक गर्म होगा, यहाँ ह्यूमिड कंडीशन होगी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों नहीं होंगे वन? ट्रॉपिक्स में क्यों होंगे? सबसे ज्यादा वन, है ना, सबसे ज्यादा घने वन को मिलते हैं, जो दैट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। उसको हम कंबाइन करके ट्रॉपिक के साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। बट दिस इज द रीजन, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा घने मिलेंगे। ठीक है, अमेजोन का भी जो फॉरेस्ट है, या कॉन्गो भी जो है ना, कॉन्गो फॉरेस्ट, इसका सबसे घना जो भाग है, उसका सबसे डेंस पार्ट जो है, वो आपको कहाँ मिलता है? 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री साउथ तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 4 o'clock रेन का, याद है? 4 o'clock रेन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 से लेकर 3 बजे तक आपकी गर्म हवाएं इक्वेटर पे ऊपर इतना उठ जाती हैं कि वहां पर बादल फॉर्म हो जाते हैं और आपका वर्षा होती है। ये बताया था मैंने आपको? अच्छा, नहीं बताया तो बताइए, ठीक है। 4 o'clock रेन, तो हर दिन लगभग 4 बजे इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, हर दिन 4 बजे क्या हो जाता है? वर्षा होती है। ठीक है, और ऐसी वैसी वर्षा नहीं, मूसलाधार वर्षा, भले ही थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन ताबड़तोड़ वर्षा होती है ना, भले ही थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन ताबड़तोड़ वर्षा। अभी तुमने देखा मई में या अगर अप्रैल में बारिश हो जाए, मई में या अप्रैल में अगर बारिश हो जाती है, तो आपने देखा होगा बहुत थोड़ी देर के लिए वर्षा होती है, लेकिन बड़ी मूसलाधार वर्षा होती है। इनफैक्ट कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं। देखा होगा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ओले गिर जाते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्षा होती है, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है, यहां पर जो वर्षा हो रही है, संवहनीय वर्षा होती है, जो गर्म हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठती है ना, और कभी कभार इतनी गर्म हो जाती है कि इतनी तेजी से ऊपर उठती है कि संघनन का जो है बहुत टॉप पे हो जाता है, बहुत स्पीड में पहुंच जाती है ऊपर, है ना, और स्पीड में जब चली जाती है तो ये बहुत टॉप पे ठंडी हो जाती है, और इतना वहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है कि ओले बन जाती है ना। हम लोग पढ़ेंगे, जब अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रेसिपिटेशन आपको पढ़ाऊंगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा घने वन आपको यही मिलेंगे। आपको पोल्स में ट्रीज कम मिलेंगे, आपको इक्वेटर्स में ज्यादा मिलेंगे, है ना। अब फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद इस तरीके से आप अगर देखेंगे, तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो एक नॉर्मल भाषा में लोग कह सकते हैं कि यहां से इक्वेटर से लेके पोल्स पर जो हमारे वृक्ष की मात्रा है या वेजिटेशन जो है, वो कम होता जाएगा, बोल सकते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ हो रही है और यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो रही है ना। लेकिन हाँ, बीच में डेजर्ट पड़ता है, तो उसके बारे में एक लाइन लिखवा रहे हैं हम लोग, लिखिए इसमें, लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखिए। जनरली जनरली the amount of vegetation decreases, the amount of vegetation decreases with increasing latitudes, with increasing latitudes। इंक्रीजिंग मतलब सर 0 90, तो इंक्रीज हो रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग, तो लिख लीजिए सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः वनस्पति की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। लिखो फिर, परंतु, बट there is an exception, लिखो, but there is an exception, but there is an exception, परंतु एक अपवाद है, परंतु इसमें एक अपवाद है, there is an exception, इसमें एक अपवाद है। क्या है अपवाद? अपवाद लिख लेना कि there is an exception that between
20 degree to 35 degree latitudes, deserts are so found. परंतु इसमें एक अपवाद है, डैश मार के लिखो, 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या मरुस्थल के बारे में आप बताएंगे, क्या जानते हैं? मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, डेजर्ट याद है? व्हाट आर डेजर्ट्स? मैंने बताया था व्हाट आर डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आपसे अगर कोई पूछे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोगों ने बात करी थी, इसमें चर्चा करी थी। हाँ बताइए। वेरी गुड। जहां पर भी एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर क्या होता है? वो मरुस्थल होता है, डेजर्ट होता है ना। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आई होप अगर नए लोग ने मेरी वीडियो नहीं देखी अब देख लीजिएगा ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। तो ये एक्सेप्शन है। तो ये लैटिट्यूड में हम एक चीज समझ गए, क्या समझ गए? कि इक्वेटर पे ज्यादा और ध्रुवों पे कम मिलेगा, है ना। और यही हमको हेल्प करेगा जब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन से आपको बेल्ट पे कैसी वेजिटेशन मिल रही है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या, लैटिट्यूड के बारे में बात होगी। अब मुझे बताइए दूसरा, क्या हम ऑल्टीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं? ऑल्टीट्यूड इफेक्ट करता है हमारे वेजिटेशन को, सही में? कैसे? हाँ बताइए कैसे करता है, क्या दिमाग में चल रहा है? ऊंचाई जो है वो किस प्रकार से हमारी वनस्पति को प्रभावित कर सकती है? आपका नाम क्या है? हाँ, अर्पिता। अर्पिता तेज बोलिए, है ना। आप लोगों को इंटरव्यू, मैंने पहले बोला था इंटरव्यू को तो निकालना है, तेज थोड़ा बुलंद बोलिए, आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी बनेगी उत्तर लेखन में आपकी वैसी चीजें निकल के आएंगी। अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करिए। पर्सनालिटी ऐसी चीज है कि वो इंप्रूव की जाती है ना, कला की तरह नहीं है। जैसे कोई डांस अच्छा करता है बचपन से करता है, तुम चाहे जितने भी कोशिश करा लो, जो नागिन डांस करता है वो डांस नहीं कर पाएगा कभी भी, राइट। तो ये लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये आपका स्किल है, डेवलप हो सकती है। जितना आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे उतना। शीशे के सामने देख के खड़े होकर बात करा करिए हर दिन, ठीक है। ये राय जितने लोग भी जिनको लगता है डर पब्लिक स्पीकिंग में, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करने के लिए, ठीक है, मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बुला लूंगा और आप लोग बोलूंगा अपने बारे में 5 मिनट बोलिए। इतना तो मैं सबको जानता हूँ कि 20 साल के तो हो गई लगभग सब लोग, लगभग, कुछ शायद हो सकता है छोटे हो, लेकिन तुम लोग 20 मिनट नहीं बोल पाओगे अपने बारे में, ज्यादातर। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ। पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है, याद है, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपकी केवल पर्सनैलिटी को टेस्ट कर, नॉलेज तो उसने प्रीलिम्स में टेस्ट कर ली, मेंस में टेस्ट कर ली, है ना। वहां पर आप जब पैनल के सामने बैठेंगे, जब हम लोग पैनल के सामने बैठते थे, राइट, तो एक क्वेश्चन इधर से शुरू होता था, जैसे ही उसका आंसर दो, शुरुआती आंसर की करी होती थी, 10 से एक क्वेश्चन आता था, 10 से एक क्वेश्चन आता था। आपको वो टेंस करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको ऐसे स्ट्रेस लाने की कोशिश करते हैं कि आप घबरा जाए। जब आप एसडीएम बनेंगे तो आपके पास दुनिया भर की समस्याएं आएंगी, तुम घबरा जाओगे तो कैसे हैंडल करोगे? तो वहां पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट, याद रखिएगा, हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं भले, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट। तो अपनी पर्सनालिटी आप लोग को इंप्रूव करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। और मैंने उस दिन बोला था पहले भी कि 275 मार्क्स बहुत होते हैं, 50 मार्क्स से खेल हो जाता है। ऊंचाई कैसे करेंगे भाई? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताएं। अपने भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत में कितने प्रकार के वेजिटेशन होते हैं? सबको मालूम है? जितने भी प्रकार होते हैं वेजिटेशन भारत में सब मिलते हैं, है ना। मतलब कि विषुवत रेखा से लेके ध्रुवों तक जितना भी आप सोच सकते हैं वेजिटेशन, जितनी भी आप वेजिटेशन सोच सकते हैं, सारी वेजिटेशन आपके भारत में आपको मिलती है ना। और आप लोग नेपाल में आईएएस की तैयारी कर नहीं रहे, आप लोग आईएएस की तैयारी इंडिया में कर रहे हैं, एंड इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, है ना। जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आपको पढ़ना सब पड़ेगा। अब तुम्हारी जनसंख्या भी ज्यादा है, कंपटीशन भी टफ है, और तुम्हें पढ़ना ही बहुत है। अब आप सोचिए व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, जब आप
देखिए, मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको। मैं जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज द स्किल सेट, है ना। आप बताइए मुझे, इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके साथ पाकिस्तान भी पहले था, बर्मा में था, लेकिन आप इंडिया को भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो इसको हम ज्योग्राफिकल एंगल से अगर बोले तो ये क्या कॉन्टिनेंट से कम है? बताइए मुझे आप, एक कॉन्टिनेंट में क्या हो सकता है? सोच के बताइए। एक कॉन्टिनेंट में जो है आपके वलित पर्वत हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, है ना। एक कॉन्टिनेंट में आपको क्या मिल जाएगा? वलित पर्वत मिल जाएंगे। एक कॉन्टिनेंट में आपको ब्लॉक पर्वत मिल जाएंगे, ब्लॉक पर्वत मिल जाएंगे, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट में आपको ज्वालामुखी पर्वत मिल जाएंगे, तो ज्वालामुखी पर्वत मिल जाएंगे, वॉल्केनिक माउंटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? सभी प्रकार के जितने भी पर्वत तुम लोग सोच सकते हो, सारे पर्वत यहाँ पर भारत में है, ठीक है। भारत में ज्वालामुखी भी है, आप सब जानते हैं, है ना। एक्टिव भी है, डॉर्मेंट भी है और डेड भी है। ये डेड वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ना तुम, ये यहाँ पर ये गिरनार वाला, आप लोगों ने गिर हिल्स के बारे में पढ़ा होगा, गिरनार हिल्स के बारे में पढ़ा होगा। ये जो गुजरात के गिर हिल्स हैं, गिरनार हिल्स हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो माउंटेन्स है, दीज आर डेड वॉल्केनो, वॉल्केनो, मृत ज्वालामुखी। अच्छा, तुम्हें मृत ज्वालामुखी भी मिल रहा है अभी जो बता रहे हैं ना, इसमें एक चीज बताइए, तुम्हें समझ में आएगा। सर 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 कहाँ की बात क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे क्या हम क्यों ये सब बता रहे हैं। आप बताइए मुझे, क्या आपको यहाँ पर मैदान मिलते हैं, प्लेन्स? एक तो प्लेन्स मिलते हैं। अच्छा, प्लेन्स भी दो किस्म के हैं, एक तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ, एक क्या है, एक तो आपका एलुवियल सॉइल से बना हुआ। नदियां जो है पहाड़ से लेके आई, उससे उन्होंने क्या करा? डिपोजिशन करा, और डिपोजिशन से प्लेन बन गए। प्लस आपको जो है कोस्टल प्लेन्स भी मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि तटीय मैदान नहीं मिलते हैं आपको, यहाँ पर आपको तटीय मैदान भी मिलते हैं। यू हैव कोस्टल प्लेन्स एज वेल, और अच्छा खासा कोस्टल प्लेन्स है, बहुत बढ़िया आपको कोस्टल प्लेन्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको आइलैंड्स भी मिलते हैं यहाँ, है ना। आपको आइलैंड भी मिलते हैं। अच्छा, आइलैंड भी बड़े विचित्र, ज्वालामुखी भी मिलते हैं आइलैंड आपको, आपको वलित पर्वत सबमर्ज हुए हुए वो भी मिल रहे हैं, जो आपके हिमालय जैसे बने थे वैसे ही आपके अंडमान निकोबार बने, बस उसकी हाइट ज्यादा नहीं, वो सबमर्ज हो गए, ठीक है। वैसे आपको आइलैंड भी मिल रहे हैं, सोचो आइलैंड भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपको झीलें, हर किस्म की झील मिल जाएगी, जिसमें आपको लगून भी मिल जाएंगे, लगून लेक्स होते हैं एक किस्म के, आपके क्रेटर लेक्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको नेचुरल लेक मिलेंगे, आपको आर्टिफिशियल लेक मिलेंगे, आपको पूरा प्लेटू मिल जाएगा, प्लेटू भी आपको यहाँ पर मिलता है, पठारी क्षेत्र भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत भी है, जिसको अरावली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके डेजर्ट भी हैं, और डेजर्ट में एक तो आपका डेजर्ट है थार, और एक आपका लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। आपको यहाँ पर डेजर्ट भी मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिलता है, टुंड्रा भी मिलता है, सब जितने तुम फॉरेस्ट हो सकते हो सारे फॉरेस्ट भी तुमको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी नदियां भी मिलती है जो कि 12 महीने आपकी बहती रहती है, पेरिनियल, है ना, जिसको सदा नीर बोलते हैं, वो भी आपको मिलती है। और आपको सीजनल रिवर्स भी मिलती हैं, जो कि यहाँ पर आपके प्लेटूज में बहती हैं। आपको दुनिया भर की जो घाटियां नदी बनाती हैं, वी शेप वैली, गॉर्जियस कैनियन, वो सब भी यहाँ पर मिलते हैं, है ना। आपको दुनिया भर के जो पासेस होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। अब आप समझ रहे हैं, आज जो तैयारी कर रहे हैं जिस ज्योग्राफी की, तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो और फिर उसी को इंडिया में अप्लाई कर दो, तो इंडिया में हर चैप्टर में आपको काम हो जाएगा। दुनिया भर के आपको खनिज मिलते हैं, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दुनिया भर के खनिज आपको यहाँ मिलते हैं। आपको यहाँ तेल भी मिलता है, आपको यहाँ कोयला भी मिलता है, आपको विभिन्न प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज भी यहाँ पर मिलते हैं। आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियां भी मिलती हैं, तो विभिन्न प्रकार की जाति को रेसेस जिसको हम बोलते हैं वो भी मिलते हैं। अब बताओ इतनी वैरायटी है कि नहीं है? मालूम है, ब्रिटिशर्स, बता दूं, आप पूरा यूरोप घूम लीजिए, पूरा यूरोप घूम लीजिए, आपको इतनी वैरायटी कल्चर में नहीं मिलेगी जितना आप बॉम्बे से लेके पश्चिम बंगाल जाएंगे उसके बीच में आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये इतना सारा वेरिएशन जो है, ये कॉन्टिनेंट का वेरिएशन है कि नहीं है ना? है। और यही तुम्हारे प्रश्न पत्र बोले गए होगा, सारे ऐसे बोल रहे हैं, यही तुम्हारे में 2021 में आ गया।
क्या आ गया था कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। व्हाई डू वी से इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट? हम भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं? और ये मैं क्लास में हमेशा ही बात करता हूँ, तो आईएएस की तैयारी करो अपने स्टूडेंट्स को बताता था, और सब वो सोचते थे अरे सर क्या बात। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको इसका आइडिया होगा तो आप आंसर लिख सकते हैं। ये तो मैंने केवल और केवल आपको ज्योग्राफिकल व्यू से बताया है, मैंने कल्चरल डाइवर्सिटी की तो अभी बात ही नहीं करी है ना। जो हमारी संस्कृति है उसमें भी तो कितनी विभिन्नताएं हैं, है ना। तमिलनाडु चले जाओ एक अलग किस्म की शादी हो रही है, राजस्थान चले जाओ अलग किस्म की शादी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अलग किस्म की शादी हो रही है ना। भारत में तो हो ही रही है, मतलब उत्तर भारत में तो हो ही रही है अलग किस्म से, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखिए जब आप पढ़िए तो 360 एंगल लेके पढ़िए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टीट्यूड की, ऊंचाई की। अब देखिए इसको समझिए, आप लोग ऊंचाई को समझिए। क्या होता है कि अगर हम लोग ने अभी देखा, जो हम लोग ने बेल्ट्स देखी थी, इसमें हमने बहुत सारी बेल्ट देखी, बहुत सारी हमने बेल्ट देखी थी, राइट। अब जो ये वाला बेल्ट है जिसको हम बोल देते हैं कूल टेम्परेट, 45 से 60 वाला, 45 से 60 वाला कूल टेम्परेट इसको हम बोल देते हैं। भारत टेम्परेट वेजिटेशन है क्या? भारत में शीतोष्ण कटिबंध वन मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं ना? सोच बताना, पूछूंगा यस सर जो बोल रहा है कहाँ, कैसे, वो जरूर पूछेंगे। अच्छा चलो मैं यहां पर बता रहा हूं आपसे, चलिए और अच्छा इसको इंटरेस्टिंग और करते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और करते हैं। अब मुझको बताइए क्या इस क्षेत्र में, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? ट्रॉपिकल बेल्ट, ओवरऑल मोटा मोटा, है ना, मोटा मोटा ट्रॉपिकल बेल्ट बोल लो। क्या यहां पर हमको शीतोष्ण मतलब ठंडे प्रकार के जो वन होते हैं, शीतोष्ण वन, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताइए। हाँ कौन कौन कह रहा मिलेगा, हाथ रेस करिए। मिलेंगे, एक ने कहा मिलेंगे, दो ने कहा सर, सबने कहा नहीं मिलेंगे। अच्छा जिन्होंने कहा मिलेंगे, कहा, कैसे? नहीं ये फिर फंस गए तुम। हम बोल रहे हैं ये पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हो, ये दिस इज पेनिनसुलर। हम इधर वाले इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। इस रीजन में इंडिया के क्या आपको टेम्परेट मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम पूछेंगे कहां मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉरेस्ट का नाम लिख लो, याद रखो, अभी ना लिखना, अभी लिखवाऊंगा। 16 फॉरेस्ट है, पहले समझ लो, 16 वन, ठीक है। तो ये 16 वन कहां पर है? जंगलों में, हाँ केरल में। अच्छा हमने कहा, देखिए जो 16 वन है, 16 वन याद रखिएगा कि ये आपको ज्यादातर जो मिलते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं आपको नीलगिरी हिल्स में। ये कहां मिलते हैं आपको? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। लेकिन ये जो 16 वन है ना, ये टेम्परेट फॉरेस्ट में विचित्र किस्म के फॉरेस्ट है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। ये 16 फॉरेस्ट जो है केवल इंडिया में मिलते हैं। ये जो 16 वन है ये केवल इंडिया में मिलते हैं। बहुत ध्यान समझ लो पीछे, बहुत ध्यान बेटा समझो कि आपके जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स में इस तरीके की छोटी छोटी वैली है, छोटी छोटी, बहुत गहरी वैली नहीं, छोटी छोटी वैली है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि आपको पेड़ जो है वो इस तरीके से टॉप में दिखते हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। नॉर्मली हमारे जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से ढाल पे ढला
और टॉप पे पीक्स पे हमको पेड़ नजर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पर तो ये जो वैलीज दिख रही है, वैलीज, इन वैलीज में बेटा आपको घने घने जंगल मिलते हैं। इन वैलीज में आपको घने जंगल मिलते हैं। और ये जो ऊपर वाला आपका एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, जहां पर आपको ग्रास मिलती, घास मिलती छोटी छोटी, यहाँ छोटी छोटी घास के मैदान आते हैं। तो यहाँ घास के मैदान, इनको शोला घास भी बोलते हैं, शोला ग्रासेस भी बोलते हैं। शोला घास के मैदान, यहाँ घास के मैदान मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है शोला फॉरेस्ट। ये स्पेशल फीचर है जो कि आपको इंडिया में कहाँ मिल रहा है, नीलगिरी हिल्स में। और खासकर आप बोलना चाहिए स्टेट के बारे में कि कौन से स्टेट्स में मिलता है वेस्टर्न घाट के, आप स्टेट लिख सकते हैं। ये मिलता है आपको तमिलनाडु में, ये मिलता है केरला में, ये मिलता है कर्नाटका में, और कुछ भाग है कहीं कहीं पे महाराष्ट्र के, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने बता दिया शोला वन है, जो कि एक आपका क्या है, शीतोष्ण, इसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश। ये शीतोष्ण वन है, या आप बोलिए क्या, टेम्परेट फॉरेस्ट। दीज आर टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये आपको टेम्परेट क्यों मिले, लेकिन टेम्परेट के लिए आपको क्या, जब मैं बोलता हूं टेम्परेट, या बेटा जब मैं बोलता हूं शीतोष्ण, जब मैं बोलता हूं टेम्परेट या मैं बोलता हूं शीतोष्ण, ठीक है, तो आप बताइए कि टेम्परेट में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, शीतोष्ण में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। यहां पर हाँ हाइट तो है, यहाँ पे कम टेम्परेचर होना चाहिए, हाइट जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका है वो कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, जो आपको 40 से लेके 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में मिलता है, वही टेम्परेचर चाहिए ना आपको। आपको किस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेट रीजन में मिल रहा है। अभी तो हम बोल रहे हैं इसको टेम्परेट फॉरेस्ट, भाई इसको हम अगर शीतोष्ण वन बोल रहे हैं तो किसलिए बोल रहे हैं शीतोष्ण इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है ये 45 से 60 डिग्री या 40 से 60 डिग्री वाली जो पेटी है, वहां पर जो तापमान मिलता है वही तापमान इस शोला फॉरेस्ट में भी मिल रहा है, जहां शोला फॉरेस्ट, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, शीतोष्ण वन बोल रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर बोल रहे हैं कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ऑन एवरेज टेम्परेचर रहता है, इसका मतलब शोला फॉरेस्ट आपको जो हम बोल रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेट फॉरेस्ट में इतना है तो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो हमारा ट्रॉपिकल है, यहाँ ट्रॉपिकल में टेम्परेट कैसे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ऊंचाई में खेल खेल दिया। किसने खेल खेल लिया, ऊंचाई में। और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जब ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर आपका कम होता है ना। हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, वेरी गुड, नॉर्मल लैप्स रेट का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल लैप्स रेट क्यों होता है, ठीक है, सामान्य हास दर, सामान्य हास दर, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। और सामान्य हास दर में मैंने बताया था कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है ना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न घाट्स में आपको ये कहां मिल रहा है, ऊंचाई पे मिल रहा है। जब आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, जब आप सी लेवल से क्या हो रहे हो, ऐसी हाइट पे पहुंच रहे हो, सी लेवल से ऐसी हाइट पे पहुंच रहे हो जहां पर नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है, वहां पर आप क्या बोल रहे हो कि शोला फॉरेस्ट में। अब याद रखिएगा, यहां पर मेंस का एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जो आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लिखिए। What is the reason behind, what is the reason behind, what is the reason behind a temperate forest, that is shola forest, a temperate forest, that is shola forest, a temperate forest, that is shola forest, found in the tropical region, found in the tropical region, ठीक है। 150 शब्दों में लिखना है इसको, 150 वर्ड, 150 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें हिंदी में लिख लीजिए,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन अर्थात शोला वन, शीतोष्ण वन अर्थात शोला वन के पाए जाने के कारण, के पाए जाने के कारण को समझाइए, के पाए जाने के कारण को समझाइए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग 150 वर्ड में इसको लेके आइएगा। ठीक है, 150 वर्ड में आप लोग इसको जो है एक पेपर में लिख के लेके आइएगा। ठीक, और मुझे आप दे दीजिएगा चेक। मुझे 2-3 दिन लगेगा बहुत ज्यादा आपकी, क्योंकि जनसंख्या है ना, तो वो हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद जो भी इवैल्यूएशन होगा मैं आपको बता दूंगा, पर्सनली क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक, अब इसके पीछे आपको मेजर रीजन क्या आपको समझ में आ रहा है? हाइट रिलेटेड विद नॉर्मल लैटरल, है ना, हाइट रिलेटेड विद नॉर्मल लैटरल। अब मुझको बताओ हिमालय क्या, अच्छा आपको एक बताऊं मैं, एक वन होता है अल्पाइन फॉरेस्ट, सुना है नाम? कहां मिलता है अल्पाइन फॉरेस्ट? अभी बोल रहे थे शांत में पलटते ही। अच्छा अच्छा, चलो और आसान, टुंड्रा सुना है? टुंड्रा, अभी हम लोग ने टुंड्रा रीजन लिखा है ना, अभी हम लोग ने टुंड्रा रीजन लिखा है, आपने देखा है टुंड्रा रीजन कहां पर है? पोल्स के पास एकदम, राइट। अब हमारे क्या भारत में टुंड्रा वन मिल सकते हैं? कहां मिल सकते हैं? हिमालय में। कहां मिल सकते हैं? अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी है शिवानी, है ना, शिवानी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी। शिवानी ने कहा वेस्टर्न हिमालय, देखो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी क्लियर है। हिमालय में भी कहां मिल रहे हैं? अच्छा, सेंट्रल हिमालय में मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिलेंगे, है ना, इंडिया में नहीं मिलेंगे, नेपाल में सेंट्रल हिमालय है ना, जो हायर माउंटेन्स है वहां मिलते हैं। इंडिया में लेकिन कौन सा हिमालय है? वेस्टर्न हिमालय। जो आप बताइए मुझे, मणिपुर में, है ना, या अरुणाचल प्रदेश में, या आपको यू नो योर मेघालय में, मेघालय बोल रहा हूँ, नागालैंड में, क्या आपको वहां पर जहां ईस्टर्न हिमालय है वहां पर आपको टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। आपको टुंड्रा फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? आपको टुंड्रा फॉरेस्ट जो है वो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस वाले बेल्ट में मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा हाइट होंगे। क्यों? क्योंकि टुंड्रा फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, जहां पे बहुत कम टेम्परेचर होगा, है ना, जहां पर वर्षा कम होगी, वहीं पर आपको ये वन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए। चलिए, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है, आप लिख लीजिए, ऊंचाई के साथ, मैंने ऑल्टीट्यूड में आपको जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो बता दिया, आप सिंपल सी बात लिख लीजिए, ऊंचाई के साथ वनस्पति में कमी आती है। विद इंक्रीजिंग हाइट, विद इंक्रीजिंग हाइट the amount of vegetation, the amount of vegetation decreases, the amount of vegetation decreases। ठीक है, तो मोटा मोटा यही चीज है जो आपको थोड़ा इस पर्टिकुलर चीज में मालूम होना चाहिए। तो हमारा क्या है दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट, है ना, सूर्य का प्रकाश। इसको अगर सही से लिखना है इंग्लिश में एक शब्द और लिख लो तो ये शब्द है, से ज्यादा ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स का मिलेगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो मार्क्स मिलेगा। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड, है ना, प्रकाश काल, प्रकाश काल। सनलाइट का मतलब यहां पर यही है कि किसी क्षेत्र में कितना प्रकाश पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, इस पे हम मैटर कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ये क्या वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है? कैसे, कहां पे कुछ उदाहरण के साथ बताऊं, एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, ये जो एक केवल बैठ के कहानी सुनने, प्रवचन सुनने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मैं कहूंगा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, गलती सही लेकिन आंसर देना चालू है। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो सिंपल से बता रहा हूं,
अगर आपका माइंड नहीं चलेगा ना, कोई दिक्कत है। एक तो मेरी क्लास हमेशा दूसरे नंबर की लगा दी जाती है, तो भी दिक्कत है। तुम लोग पहले ही लेक्चर ले चुके होते हो। आप लोग का ब्रेक कितनी देर का होता है? 5 मिनट का। आप कुछ एनर्जी ड्रिंक टाइप रखा करो है ना, पी लिया टाइप कुछ रखा करो, कॉफी वॉफी टाइप कुछ, कोल्ड कॉफी टाइप पी लो, थोड़ी नींद नींद आए। मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट होता तो बताता। फोटो पीरियड से मतलब क्या बताओ, दिमाग चलाओ अपना भैया, घोड़े दौड़ाओ। तुम नहीं, तुम आंसर नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर बैन है, तुमसे आखिरी में। जब मुझे लगे तुम्हारे लायक आंसर है तब बताओ। प्रकाश संश्लेषण कितनी देर तक हो रहा है? अच्छा ठीक है। और कोई फोटो पीरियड तो एग्जाम्पल समझाओगे तो तुम्हें बात बताई दी हमने, फोटो पीरियड बताया, प्रकाश संश्लेषण। कहीं कुछ उदाहरण जिसकी वजह से कहीं वनस्पतियों में आपका अंतर आ गया हो, एक चीज बताओ, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, फोटो पीरियड में कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझिए सोचो। इसमें हम लोग अगर देखें, ठीक है, देखिए आपको ये भी चीज यहीं पर समझ लीजिए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये हमारा है उत्तर दिशा, है ना, ये हमारा है मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ये पठार, ये है हमारी दक्षिण दिशा। मुझे आप एक चीज बताइए, सूर्य जो है ये हिमालय, दिस इज हिमालय, दिस इज हिमालय, हिमालय पर्वत, ठीक है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालय। नाउ टेल मी कि ये हो गई हमारी इसकी उत्तरी ढाल, है ना, और ये वाली हो गई क्या, दक्षिणी ढाल, हो गई ना। ये जो है हमारा सर्दर्न स्लोप है, दिस इज सर्दर्न स्लोप एंड दिस इज व्हाट, नॉर्दर्न स्लोप। मुझको बताओ कि सर्दर्न स्लोप में ज्यादा वेजिटेशन है कि नॉर्दर्न स्लोप में ज्यादा वेजिटेशन है? हाँ, कौन कौन कह रहा है सर्दर्न? सोच लेना, हाथ जो भी करेगा उससे प्रश्न पूछेंगे। हाँ, सर्दर्न स्लोप, हाँ बताइए क्यों सर्दर्न स्लोप में है? सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, क्यों? अच्छा, इंसोलेशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर हमारा सन जो है वो कहां पर आपका चमक रहा है, सर्दर्न स्लोप में उसकी रोशनी पड़ रही है ना। और क्योंकि इसका ढाल का स्वरूप हमारा जो है, जो स्लोप है वो किस तरफ है, उसका स्लोप की रोशनी किस तरफ पड़ रही है, सदर्न साइड पड़ रही है, तो वेजिटेशन भी कहां होगी ज्यादा, सदर्न स्लोप में। और पॉपुलेशन कहां ज्यादा रहेगी, सदर्न स्लोप में। कौन से, नॉर्दर्न में नहीं, कहां होगी, सदर्न स्लोप में, ठीक है। ये कहां पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी, सदर्न स्लोप में। पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो सदर्न स्लोप में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वेजिटेशन है, रोशनी मिल रही है। नॉर्दर्न स्लोप अगर आप देखेंगे, नॉर्दर्न स्लोप आप देखेंगे तो दीज आर बेयर रॉक्स, ये बेयर रॉक्स है, नग्न चट्टान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको खाली चट्टान नजर आती है, बेयर रॉक्स होते हैं। लेकिन सदर्न स्लोप में आपको वेजिटेशन ज्यादा मिलता है, बिकॉज फोटो पीरियड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर प्रकाश के पड़, आप कह सकते हैं सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है ज्यादा समय के लिए पड़ रही है। इसी को कॉन्सेप्ट को आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वेटर पे ज्यादा रोशनी है ना, पोल्स पे रोशनी कम है, तो इक्वेटर पे क्या है, वनस्पति ज्यादा है, और इक्वेटर पे भाई वनस्पति को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना है, तभी वो अपना भोजन बना पाएगी, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जितनी ज्यादा होगी, वनस्पति की वृद्धि, ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। कभी देखा पेड़ को, अगर अपने पौधे को, प्लांट को आप कमरे में रख दो, रोशनी पहुंच रही है, मुरझा जाता है कि नहीं मुरझा जाता, सिंपल सी बात है ना। ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस से इसका संबंध है,
ठीक है, तो ये तो बात आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल बताता हूं। तो इसमें लिख लो आप कि इसमें लिख लीजिए sunlight affects the duration of photosynthesis process. Sunlight affects the duration of photosynthesis process. Which in turn affects the growth of the plant, which in turn the growth of the vegetation. growth of the vegetation. इसमें लिखिए सूर्य का प्रकाश की अवधि का सूर्य के प्रकाश की अवधि संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिससे वनस्पति की वृद्धि प्रभावित होती है ना। अब इसमें लिख लो एक यहां पर ऐसे लाइन लिख लो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजिटेशन ग्रोथ। ठीक है, यहां पर आप लिखिए तापमान का सीधा संबंध वनस्पति वृद्धि से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सनलाइट। अब आता है आपका एक और पॉइंट जिसमें है लैंड। यार ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीका का लैंड है ना। लैंड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लैंड। अब आपको मैं बताऊं कि इस तरीके से अगर आप शिवालिक मान लो, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ ज्योग्राफी के आंसर को लिखिएगा। अगर आप फिगर नहीं बना रहे, मैप नहीं बना रहे, है ना, एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे, एग्जाम्पल्स केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा कोट करिए, जितना मौका आपको मिल सके उतनी केस स्टडीज, उतने आप एग्जाम्पल्स दीजिए। ये शिवालिक है। अब शिवालिक के चरणों पे, गिरिपद पे, फुट हिल्स पे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके के जो बड़े बड़े आपके बोल्डर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गोलाश, बड़े बड़े जो आपके आप देखेंगे पत्थर होते हैं, है ना, और आपके इस तरीके के चिकने पत्थर होते हैं, ये यहाँ पर शिवालिक के फुटहिल्स पे इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से फुटहिल्स पे इकट्ठा हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? भाई ये नदियां जो है ना, नदियां, ये नदी अपने साथ तोड़ के लेके आ रही होगी इसको, है ना, नदी अपने साथ बहा के लेके आ रही है। लेकिन जब तक इस प्रकार की नदी को ढलान मिल रही है, ग्रेविटी का सहारा मिल रहा है, गुरुत्व बल का सहारा मिल रहा है, पीछे तक समझना बात, गुरुत्व का सहारा मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आराम से लुढ़क रहा है। लेकिन जैसे ही एलिवेशन स्लोप जो है आपका वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो आपके अवसाद होंगे, जो बड़े बड़े आपके सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर निक्षेपित हो जाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाद में, ठीक है, जब प्लेन्स पढ़ेंगे कि इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, भाबर। ये भाबर प्लेन्स कहलाते हैं, ये भाबर प्लेन्स कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं भाबर के मैदान, भाबर के मैदान, इनको हम भाबर के मैदान। अब आप इसको देख सकते हैं, इस फिगर से ही समझ सकते हैं कि आप ऋषिकेश अगर जाएंगे, है ना, ऋषिकेश जाइए या काठगोदाम जाइए, है ना, जो आप जहां पर शिवालिक आपका स्टार्ट हो रहा होता है, शिवालिक आप एक तरीके से खत्म हो रहा होता है, वहां पर आपको नदियों के पास ऐसे चट्टानें आपको मिल जाएंगी। होता क्या है कि जो रिवर्स है, ये जो नदियां है ना, नदियां, ये नदी जो है इसके नीचे से होकर गुजरती है, क्योंकि इसके ऊपर से वो जा नहीं पाती, इतना पोरस होता है, इसमें इतने छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं कि पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसी जगह पे, ऐसी चट्टानों में जहां पर आपको इस लैंड में वेजिटेशन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ऐसी जगह पे आपको वेजिटेशन कहां मिलेगा, आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनकी बहुत लंबी रूट होगी,
जो कि बहुत रेयर केस होता है, जो कि बहुत रेयर केस होता है। आपको इस प्रकार से पेड़ मिले जिनकी बहुत लंबी रूट है ना, अदरवाइज यहाँ पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर अदरवाइज आपको जो वृक्ष है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर लैंड होगा तो आपको बताइए आपको मिल सकते हैं वेजिटेशन? नहीं मिल सकता। तो ये डिपेंड करता है कि लैंड आपका, ठीक है, लैंड का नेचर कैसा है। यहां पर लैंड में क्या सॉइल डिपोजिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां आपको मृदा मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ऐसा लैंड आपका जहां पर मृदा आपकी टिक पाए। अच्छा मुझे बताओ, तुम ऐसी ढाल अगर है कहीं पर, पहाड़ों की ऐसी ढाल है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं पहाड़ की, आप ऐसी ढाल समझिए, इस प्रकार का पहाड़ है ना। अब आप बताइए क्या आपको इस वाले रीजन में तो वेजिटेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इस वाले रीजन में वेजिटेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्लोप क्या है लैंड का, है ना, जो ढाल है हमारी पृथ्वी की वो क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वेजिटेशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हालांकि माइक्रो फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखेंगे, आपने कभी देखा, आप चले जाइए, आपने इस प्रकार से सी क्लिप्स देखे होंगे, अगर आपको मालूम हो थोड़ा बहुत भी सी क्लिप्स के बारे में, तो आपने ऐसे सी क्लिप्स देखे होंगे। समुद्र की लहरें आती हैं यहाँ पर, ऐसे आपको यहाँ पर तो पेड़ मिल जाएंगे, इधर तो पेड़ मिल जाएंगे, घर वर में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी खड़ी ढाल में क्या आपको मिलेगा? पेड़ नहीं मिलेगा। दिस विल बी बेयर रॉक, जिसको हम बोलते हैं रॉक स्लोप, चट्टानी ढाल, ये रॉक स्लोप कहलाती है। ऐसी जगह पे आपको कभी भी पेड़ नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि स्वभाव क्या है आपका भूमि का, नेचर क्या है। तो इसके बारे में लिख लो, लिख लो कि the type of vegetation is also influenced by the type of vegetation also influenced by the nature of the land, the nature of the land, the nature of the land। इसमें लिख लीजिए वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रकार इस पर भी निर्भर करते हैं कि वनस्पति के प्रकार इस पर भी निर्भर करते हैं कि भूमि का स्वरूप किस प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल स्लोप्स, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वाले जो, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल स्लोप्स will lack in vegetation। खड़ी ढाल में वनस्पति का अभाव होगा। उदाहरण के लिए खड़ी ढाल में वनस्पति का अभाव होगा। ठीक है, अच्छा एक और फैक्टर है आपका, जल्दी से कर लेते हैं, वो फैक्टर है सॉइल, है ना। तो नेचर ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा आपका वेजिटेशन होगा। नेचर ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा वहां पर वेजिटेशन कैसी होगी, है ना। मृदा मृदा के जो मृदा के प्रकार है उस पर भी आपका निर्भर करेगा, है ना। ये हम लोग जब मृदा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली क्या आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और किसी ने यहाँ पर बोला था व्हाट, ह्यूमिडिटी, है ना, और एक ने टेम्परेचर किसी ने बोला था ना, क्लाइमेट पे अच्छा बात होती है। आप दूसरा लिख लीजिए हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना, इसमें क्या बताया, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां पर आपका ज्यादा वेजिटेशन होगा, है ना। जहां पे कम ह्यूमिडिटी होगी वहां पर आपका, ह्यूमिडिटी को बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता समझते हो क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है बताओ? ह्यूमिडिटी, हाँ, में नमी की मात्रा, है ना, हवा में वाटर वेपर की, एग्जैक्टली जल वाष्प की मात्रा होता है ना। हवा में, वायु में जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट योर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, तो जहां पर भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बेटा, ह्यूमिडिटी का ज्यादा सीधा संबंध किससे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेजिटेशन, वनस्पति। सीधा लिख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वनस्पति से। जहां पर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पर आपका वेजिटेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज जहां पर आपका टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर में भी कई किस्म के बात है।
टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम लोग इतनी देर से बात करी, लैटिट्यूड में बात, लैटिट्यूड में बात कर ली, हमें घूम फिर के टेम्परेचर ही तो आ रहा है। जहां आपका जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से आपकी वैसी वेजिटेशन होगी ना। तो ये लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। आप इक्वेटर पे आएंगे तो आपको गर्म टेम्परेचर मिलेगा, वहां पर आपको ज्यादा वनस्पति मिलेगी, है ना। आप पोल पे चले जाएंगे, वहां पर आपको क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है तो वनस्पति आपको नहीं मिलेगी। तो टेम्परेचर का भी सीधा संबंध किससे है? आपका वेजिटेशन से। टेम्परेचर का भी सीधा संबंध आपका वेजिटेशन से। हालांकि इसमें और भी फैक्टर जैसे कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नहीं केवल टेम्परेचर है तो आपका डेजर्ट है ना, तो आपका वहां पर काम नहीं होगा। तो इसका रिलेशन हालांकि इसके साथ है, ह्यूमिडिटी के साथ होता है, इसीलिए मैंने साथ में लिखवाया है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जहां पर भी तापमान और आर्द्रता, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर भी तापमान और आर्द्रता आपका ज्यादा होगी वहां पर याद रखिएगा कि आपका वनस्पति ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे जो कि आपके प्रभावित करते हैं किसको? जो प्रभावित करते हैं हमारे वेजिटेशन। समझ आ रही बात? ये आपके फैक्टर्स थे जो प्रभावित करते हैं वेजिटेशन को। कल अगर मेरा लेक्चर है तो कल हम लोग पढ़ेंगे जो आपका बेसिक फैक्चुअल पार्ट है, कि उसमें भी हम लोग कुछ आंसर राइटिंग का पोर्शन भी करेंगे। तो जो मैंने आज दिया है उम्मीद करता हूँ आप इसमें आंसर राइटिंग करके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।